विद्यालय के अंदर धनराम है, उसका जो चरित्र चित्रण है वो इस प्रकार से किया गया है। एक तो कि वो अछूत जाति का, दूसरा कि उसको ज्ञान प्राप्त करने का जो सामर्थ्य है वो उसके अंदर नहीं। दिन भर गोटा लगाने का मतलब होता है दिन भर उसने रट्टा मारने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी वो 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया। दिन भर उसने प्रयास किया, लेकिन उसके बाद भी उसको 13 का पहाड़ा है वो याद नहीं रहा। छुट्टी के समय जब मां साहब ने उससे दोबारा पहाड़ा सुनाने को कहा तो तीसरी सीढ़ी तक, यानी तीसरी का मतलब था 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, तो 39 पे आते ही 39 की जगह कुछ और ही बोल दिया, यानी गलत कर दिया। पहुंचते पहुंचते फिर लड़खड़ा गया, लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसके लाए हुए बैग के उपयोग करने की बजाय जुबान की चाबुक लगा दी। इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना। जुबान की चाबुक का मतलब ये होता है कि व्यंग्य करना, ठीक है, क्या करना, व्यंग्य करना या ताना मारना, या ताना मारना। जुबान की चाबुक का मतलब होता है व्यंग्य करना, ताना मारना, या उसके ऊपर करना तू तो कुछ नहीं करेगा ये वगैरह, यानी उसकी कमी को। तो ये क्या कहते हैं, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। अंडरलाइन कर लेना, मोस्ट लाइन है, 2-3 प्रश्न इस लाइन में से बनते हैं। वो इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि तेरे दिमाग में लोहा भरा है। तो यहाँ पर एक तो उसको किससे, यानी वो लोहार था, कौन था, बाबू लोहार है ना, वो लोहार था, यानी काम क्या है इसका, लोहा पीटना। लोहा कैसे पीटना ये इसको मालूम है, इसीलिए इसको विद्या का मालूम नहीं। एक बात। दूसरी बात यह है कि इस लोहार के पास क्या नहीं है, शिक्षा का परिवेश नहीं है। घर पे जाके इसको पढ़ने के लिए नहीं कहा जाता, इससे लोहा उठवाया जाता है। तो तीसरी बात कि ये छोटी जाति का, कैसी जाति का है, छोटी जाति का है, इसीलिए पढ़ने के बजाय इनको क्या करना चाहिए, दूसरे लोगों की सेवा करनी है, पढ़ना करना इनके बस की बात नहीं है। तीन दृष्टिकोण से इस कथन का जो मतलब है वो निकाला जाएगा। अपने थैले से 5-6 धरातियां निकालकर उन्होंने धनराम को धार लगाने के लिए पकड़ा दी थी। किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनवार के पिता में नहीं। अब देखो यहाँ एक शब्द है कि किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी, यानी ऐसा सामर्थ्य नहीं था कि धनराम घर जाए तो धनराम के पिता उसको दोबारा पढ़ाए। आजकल होता है बच्चा घर जाता, पेरेंट्स पूछते बेटा क्या किया, चल कहाँ नहीं है, समझ में आया क्या, कितना काम रहा है, कॉपियां जांचना, उसकी नोटबुक देखना, पूछना, अपनी तरफ से पढ़ाना, तो यानी पढ़ाने के लिए बिठाना, तो वो काम करेगी, वो तो लोहारी का काम, इससे भी काम करवा दो, अपना टाइम तो उसको देना है नहीं, यानी वो उसको ज्यादा पढ़ाने का सामर्थ्य है वो उसके अंदर नहीं था। धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही था कि बाप ने उसे धौकनी फूकने या सान लगाने के कामों में उलझा दी। धौकनी फूकने का मतलब होता है वो ऐसे चक्रा घुमाता, जब छोटा सा तब बेटा दे चल इसको घुमाता रहे, पीछे से वो आगे लोहा दोनों हाथों से कूदते रहे। या फिर इसके बाद है सान लगाना। सान लगाने का मतलब है कोयला जलाना। सान लगाने का मतलब क्या है, आग लगाना। सान लगाने से मतलब है आग लगाने से, यानी आग लगाना वगैरह ये जो काम है, ये काम उसको क्या कर दिए गए, सिखा दिए गए थे। यानी उसको ढोकनी लगाना, आग लगाना, ये वगैरह काम है, ये काम उसको क्या कर दिए गए, सिखा दिए गए थे। किसको, धनराम। वे किस प्रकार से आग लगाई जाती है और किस प्रकार से वो चलाया जाता है, उसको वो उस कामों के अंदर थोप दिया गया, जिससे धनराम है पूरे समय तक वो घर की जो काम है या लोहा कूटने का जो काम है उन कामों में रत रहता, वो पढ़ाई या अध्ययन के प्रति कुछ भी नहीं रह पाता, यानी उसको अध्ययन के प्रति उसका बिल्कुल भी कोई भी ध्यान वगैरह नहीं था। अब आगे कह रहे हैं, फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखाने लगा। हथौड़ा चलाते कैसे, घन कैसे, घन का मतलब था बड़ा हथौड़ा, वो कैसे चलाया जाता है। फर्क इतना ही था कि जहाँ मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का बैग चुनने की छूट देते थे, वहीं गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे, और जरा सी गलती होने पर छड़ बैग हत्था जो भी हाथ लग जाता उसे अपना प्रसाद दे देते। यानी जैसे
वहां स्कूल में होता था तो मास्टर त्रिलोक सिंह उसी को मंगा देता, लेके आ तेरे को पीटना है। लेकिन अगर वहां काम करते हुए अगर उससे गलती वगैरह हो जाती थी तो फिर उसको जो पीटने का जो तरीका है, यानी जो उसका बाप है, ये गंगाराम कौन है, ये गंगाराम उसके बाप का नाम है ना। ये गंगाराम, ये कौन है, ये गंगाराम उसके बाप का नाम है। तो गंगाराम उसको पीटने के लिए क्या करता, जो हाथ में पड़ा यानी नजदीक हथौड़े का जो पीछे डंडा था वो, या कोई लकड़ी या जो भी हाथ में पड़ा वो उठा करके और उससे वो क्या कर देता, उनको पीट देता था। इसीलिए मतलब सजा के लिए जो साधन जुटाने का उसकी भी छूट उसको घर पे नहीं थी। फिर एक जरा सी गलती होने पर छड़ बैग हत्था जो भी हाथ लग जाए तो उससे से अपना प्रसाद यानी मारपीट कर देता। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे यानी पिता की मृत्यु हो गई, तो धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली। सहज भाव से संभालने का मतलब होता है जो काम पिता करता है उस काम को ऊपर वो बैठ गया, यानी क्योंकि दिखती बात है बाप जो काम कर रहा है वो औलाद को संभालना होता है। लोहा कूटने का जहां उसका पिता बैठ करके लोहा कूटता था वहां बैठ करके धनराम ने कूटना शुरू कर दिया। आस पड़ोस के गांव वालों को याद नहीं रहा कब गंगाराम के आकर वो धनराम का ऑफर करने लगे। अपन बोलते हैं किसी की दुकान पे जाते हैं उस बढ़िया की दुकान नाम जो बैठा होता उसी के नाम से चलती है। अब अगर वो चला गया उसके बाद उसका बेटा बैठेगा तो धीरे धीरे लोग उसको बेटे के नाम से संबोधन देने लगे। तो यानी लोहे की दुकान पहले गंगाराम का नाम चलता था, गंगाराम चला गया, बाद में धीरे धीरे गंगाराम का नाम हो गया, यानी उसके बेटे के ऊपर उसका नामांतरण हो गया। प्राइमरी स्कूल की सीमा लागते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया। तो साधारण हैसियत वाले यजमानों की पुरोहिताई करने वाले बंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया। अब धीरे धीरे मोहन उधर पढ़ रहा था है? उसने उसके बाद छात्रवृत्ति आजकल स्कॉलरशिप ऐसे एग्जाम दिया, छात्रवृत्ति की मतलब वो भविष्यवाणी गुरु ने कर ही रखी थी और वो एकदम सही हो गई। तो अब धीरे धीरे मतलब साधारण हैसियत वाले जो दूसरों के घरों में काम करके या पंडिताई का काम करके घर चलाने वाले बंशीधर तिवारी को भी लगा वास्तव में मेरा बेटा अच्छा है, हो सकता है एक दिन अफसर वगैरह बन जाए, इसीलिए उन्होंने उसकी पढ़ाई के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया और वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। पीढ़ियों से चले आए पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया। पैतृक धंधा का मतलब क्या, पंडिताई का काम था, जो किसी मरण के ऊपर शादी के ऊपर जो ब्राह्मण का काम है उसने का ज्यादा कुछ मिलता नहीं है। अगर मेरा पुत्र अच्छी जगह नौकरी लग जाएगा, बड़ा आदमी बन जाएगा तो उसका जीवन है वो सुखी रहेगा। दान दक्षिणा के बूते पर वे किसी तरह परिवार का आधा पेट भर पाते थे, यानी जो दान दक्षिणा मिल जाती उससे जितना हो जाता उतना, लेकिन आराम की जिंदगी है वो नहीं गुजार पा रहे थे। मोहन पढ़ लिखकर वंश का दारिद्र्य मिटा देगा। दारिद्र्य का मतलब होता है गरीबी। दारिद्र्य का मतलब क्या होता है, गरीबी, यानी हमारे परिवार में हमारे वंश में जो गरीबी है अगर मोहन पढ़ लिख करके और नौकरी लग गया तो वो इस गरीबी को क्या कर सकता है, मिटा सकता है। यही उनकी हार्दिक इच्छा थी, लेकिन इच्छा होने पर से सब कुछ नहीं हो जाता। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल या गांव से 4 मील दूर था, 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या अलग थी। 4 मील दूर था, 4 मतलब 8-10 किलोमीटर दूर स्कूल, बीच में एक नदी, चढ़ाई, बरसात के मौसम में दिक्कत रहती थी, कहीं बच्चा है नदी में ध्यान नहीं रहे तो कुछ अनहोनी हो जाए तो समस्या। तो बंशीधर ने हिम्मत नहीं आ रही, लड़के का नाम स्कूल में लिखवा दिया। बालक मोहन लंबा रास्ता तय कर स्कूल जाता, छुट्टी के बाद थका मांदा घर लौटता तो पिता पुराणों की कथाओं से विद्या व्यसनी का मतलब होता है ऐसे बालक जो सिर्फ पढ़ते रहते, ऐसे बालकों का उदाहरण देकर उसे उत्साहित करने की कोशिश करते थे। देखो ये ऐसा बालक था, कुछ भी नहीं था, इसने ये कर लिया, इसने ऐसा कर लिया, मतलब ऐसे उदाहरण देकर के और उसका क्या हौसला है वो बढ़ाते रहते। वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए बंशीधर ने नदी पार के गांव में एक यजमान के घर पर मोहन का डेरा तय कर दिया। मतलब कोई अच्छा आदमी था जो मतलब दूसरी अगर या जहाँ ये यजमान बनकर के जाते थे वो काम पुण्य वगैरह करवाता था, तो वहां पर का भाई मेरा पुत्र यहाँ कुछ समय तक रहेगा, नदी जब तक चलेगी तब तक आने जाने में दिक्कत है। घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पी कर स्कूल जाता, छुट्टियों में नदी उतार पर होने पर गांव लौट आता। मतलब जब नदी उतार जाता धीरे धीरे नदी जब सूखती उस समय गांव आ जाता। संजोग की बात एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतार पर ही था, मोहन कुछ घसियारों के साथ, घसियारों का मतलब होता है वे लोग जो घास काट काट करके बेचते हैं। घसियारे का मतलब होता है वे लोग जो घास काट काट करके बेचते हैं के साथ नदी पार कर रहा था, तो पहाड़ी की दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण
अचानक नदी का पानी बढ़ गया। पहले नदी की धारा में झाड़ खंखाड़ का मतलब होता है जैसे मतलब घास फूस ये आने लगा, तो लोग समझ गए कि पीछे भयंकर पानी आ रहा है, इसलिए फिर वो जल्दी जल्दी, क्योंकि बड़े लोग थे समझ गए, तो उन्होंने भी मोहन को भी क्या कर दिया, जल्दी जल्दी उस पानी से निकाल दिया, नहीं तो वो पानी में बह सकता है। बाढ़ पते लाने शुरू हुए तो अनुभवी घसारियों ने तेजी से पानी को काटकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन किनारे पहुंचते न पहुंचते मटमेले पानी का रेला उन तक आ ही पहुंचा। मटमेले पानी का रेले का मतलब होता है जो पहली बार देख करके पानी आ रहा है। वे लोग किसी प्रकार सकुशल इस पार पहुंचने में सफल हो सके। इस घटना के बाद बंशीधर घबरा गए और बच्चे के भविष्य को, अब बाप को ये लगने लगा कि चलो आज तो ये लोग साथ में थे इसलिए बच गया, अगर ऐसे कभी हुआ बच्चे का ध्यान नहीं रहा, अगर कुछ जीवन उसका गड़बड़ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जीवन के साथ, इसलिए उसने कहा यार इसमें तो क्या है, बहुत ज्यादा रिस्क वाला काम है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। बिरादरी, बिरादरी का मतलब था अपने उसी ब्राह्मण समाज के अंदर एक संपन्न परिवार का मतलब था बहुत अच्छा खाता पीता परिवार, एक धनवान परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया हुआ था। अब ये ध्यान रखना, इसका जीवन बर्बाद करने में इसका प्रमुख योगदान है रमेश, है ना, ये इन्हीं की जो ब्राह्मण है ये, ठीक है, ये लखनऊ में नौकरी करता है, घर आया है। बातों बातों में बंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपने उन्होंने कहा यार मेरा भी बेटा पढ़ना, ये समस्या स्कूल की दूर था। तो उसने न केवल अपनी सहानुभूति जताई बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि वे मोहन को उसके साथ लखनऊ भेज दे। उसने क्या कहा कि मोहन को मेरे साथ लखनऊ भेज दे, घर में जहाँ 4 प्राणी हैं एक और बढ़ जाने में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा 4 हम रहते एक और बढ़ जाए क्या अंतर, लेकिन इसके ले जाने का उद्देश्य क्या था, इसके ले जाने का उद्देश्य था नौकर बनाने, क्या घर का, उसको ये बोले कि तेरे को फ्री में खाना खिलाना है, इसके बहाने इससे घर का सारा काम वगैरह है वो करवा लेंगे, नहीं तो नौकर को तो खाना भी खिलाना पड़ता है और पैसे भी देने पड़ते हैं। तो उसने सोचा सिर्फ खाना खिलाने से ही आज मिल जाता था, अच्छी बात है, यानी वो दूसरे उद्देश्य से। लेकिन मोहन के पिता को ये लगा कि वास्तव में ये मेरा कितना अच्छा हित वगैरह सोच रहा है, वो उसके ऊपर क्या कर बैठे, विश्वास कर बैठे। फिर है बल्कि बड़े शहर में रहकर अच्छी तरह पढ़ लिख सकता है। अब उसका ले जाने का उद्देश्य ये था कि बड़े शहर में नौकर नहीं मिलते, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, फिर समस्या वगैरह। बंशीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए, यानी उसको ये लगा ये मेरे लिए भगवान है। क्यों कहा, तो उसने इसलिए कहा क्योंकि उसकी जितनी भी समस्याएं जो भी मुसीबतें थी वो सारी की सारी यहाँ पर क्या हो गई, सरल हो गई। उनकी आंखों में पानी छलछलाने लगा, मतलब आंखों में पानी आ गया, यार आपने वास्तव मेरी इतनी बड़ी समस्या थी इसको दूर कर दिया वगैरह वगैरह। भरे गले से केवल इतना कह पाए कि बिरादरी का यही सहारा होता है, मतलब अपनी जाति का यही सहारा होता है, मतलब मुसीबत के समय काम आए। अपने समाज के लोग होते हैं, लोग कभी मुसीबत के समय उसको क्या देते हैं, सहायता देते हैं। तो ऐसे ही बिरादरी का था, तो उसको कहा भाई यही तो एक फायदा है कि अपना बिरादरी का कभी कभार जब मुसीबत आती है उस समय वो काम आ जाता है। छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापस लौटा तो माँ बाप और अपनी गांव की दुनिया को से बिछुड़कर सहमा डरा डरा से पहली बार बाजार जा रहा है। मोहन भी उसके साथ लखनऊ आ पहुंचा। अब मोहन की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू, अब बदल जाएगा। क्यों, पहले वो पढ़ने में तेज था क्योंकि घर का उसका वातावरण उसको प्रेरित कर रहा था पढ़ने के लिए। अब यहाँ क्या, घर में तो काम करो, स्कूल में जाके, और नाम भी किसमें लगा, सरकारी स्कूल। घर की दोनों महिलाएं जिन्हें वह चाची और भाभी कहकर पुकारता था का हाथ बटाने के अलावा धीरे धीरे मोहल्ले के सभी चाची और भाभियों के लिए काम काज में हाथ बटाने का साधन, मतलब सब कहते हैं अच्छा आपके लिए बेटे चलो इसको भेजो ये काम करते, मतलब सब लोग उससे काम करवाने लगे। मोहन थोड़ा दही तो ला दे बाजार से, मोहन ये कपड़े धोबी को दिया, मोहन 1 किलो आलू तो ला दे। कहने का मतलब ये है घर गृहस्थी का प्रत्येक काम है वो औरतें मोहन से करवाने लगी, यानी जैसे नौकर से करवाया जाता है। पोस्ट दफ्तरी बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई बिरादरी बताना अपने समाज के विरुद्ध जान पड़ता था। अब अगर वो वहां ये कहे कि ये मेरा भाई है, उसको लगता था मैं बाबू नौकरी कर रहा हूँ, तो उधर का गांव का लड़का है, कोई कुछ था नहीं, मैं पटा दूंगा मेरे घर में नौकरी का काम बोले इस प्रकार से। आपने देखा होगा कि एक वो अमीर और मतलब अमीरों के कॉलेज के अंदर एक गरीब बच्चे का एडमिशन हो जाता है, उसका बाप करवाता है, और जब उसका बाप उससे मिलने आता है तो मतलब दूसरे लोगों का परिचय कराता है कि हमारे गांव के दूर के हमारे घर में नौकर है, ये आया मुझे पैसे देने, ये नहीं कहता ये मेरा बाप है, कि उसको ये लगता है कि इन सबको अगर ये पता चलेगा कि मेरा बाप इस प्रकार का है, पता नहीं ये क्या सोचेंगे या क्या, इसलिए मेरी इमेज छोटी हो जाए, किसी प्रकार की भी सोचता। और उससे घरेलू नौकर से अधिक हैसियत वह नहीं देता था, मतलब सिर्फ उसको नौकर बनाता।
इस बात को मोहन भी समझने लगा था। थोड़ी बहुत हिदावाली करने के बाद रमेश ने निकट के ही एक साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया। मतलब थोड़ा बहुत कहा भाई मुझे भी पढ़ना है, तो कहा तब नाम लिखवा, ऐसे ही नहीं। लेकिन एकदम नए वातावरण, रात दिन के काम के बोझ के कारण गांव का मेधावी छात्र शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान, एक तो दिन भर काम करवाना, इसलिए उसको पढ़ने का समय नहीं मिलता। थका मांदा स्कूल में भी उसको क्या आती, नींद आती। इसीलिए फिर वो पढ़ाई से उसका कनेक्शन टूट गया। इसीलिए उसके बाद उसका नया अध्याय शुरू हुआ। पहले घर के अंदर भी पढ़ाई, स्कूल के अंदर पढ़ाई, स्कूल का मास्टर जानता था ये बड़ा आदमी बनेगा। अब शहर का जो स्कूल है वो मास्टर ये नहीं जानता कि मोहन बड़ा आदमी बनेगा। वो ये नहीं कहेगा कि मोहन तू पढ़, ना वहां के घर का है कि तू बैठ करके पढ़, ना उसको कोई कहानियां सुनाने वाला था। उससे तो पूरे दिन काम करवाओ और थोड़ी देर के लिए स्कूल भेज दो, और अगर फिर भी घर पे काम है तो स्कूल की छुट्टी करवा दो। उसका जीवन एक बंदी बंदाई लीक, लीक का मतलब होता है रास्ता पर चलता रहा। साल में एक बार गर्मियों की छुट्टी में गांव जाने का मौका भी तभी मिलता जब रमेश या उसका घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता, वरना उन छुट्टियों को भी अगले दर्जे, दर्जे का मतलब अगली क्लास की तैयारी के नाम पर उसे शहर में गुजारते। अब उसको मतलब घर वाले पूछते थे अगली क्लास की तैयारी कर रहा है, अब वो क्यों नहीं भेज रहे घर, इसलिए नहीं भेज रहे क्योंकि वो उनके घर में नौकर का काम कर रहा है। उनको लगता है अगर ये चला जाएगा तो ये इतना सारा काम कौन कर रहा है। अगले दर्जे की तैयारी तो बहाना पर थी। सवाल रमेश और उसकी गृहस्थी की सुविधा असुविधा का, मतलब उनको सुविधा असुविधा हो जाती, नौकर का काम कौन करे। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया। अब उसको अगर पिता को बताऊंगा तो वो टूट जाएंगे, उनका समाज के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा, इसलिए इसने चुपचाप उसने चलना जारी रखा। क्योंकि और कोई चारा भी नहीं था। घर वालों को अपनी वास्तविक स्थिति बताकर वो दुखी नहीं करना चाहता था, और बंशीधर उसके सुनहरे भविष्य के सपने देख रही। और बंशीधर ये बोलेगा अब मेरा बेटा लखनऊ गया है, अब तो वो वहां बहुत अच्छी पढ़ाई करेगा और वहां से अच्छा खासा वो पढ़ करके लौटेगा, और वहां पर वो बड़ी अच्छी तरीके से रह रहा है, ये वगैरह वो वगैरह। तो वो इस प्रकार की बातें करते, लेकिन उनको भी जो वास्तविक स्थिति है उस स्थिति के बारे में मालूम नहीं है। 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों में मोहन गांव आया हुआ था। जब वो लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसके आगे की पढ़ाई के पक्ष में भी नहीं। अब वो क्यों नहीं चाहते, उनको पता है कि भाई मैं गांव से आके नौकरी लगाऊं, अगर ये पढ़ गया ये भी नौकरी लग जाएगा, फिर मेरे को कौन मानेगा, यानी मेरे से ऊपर चला गया तो फिर उसको पढ़ाने के लिए नहीं कि तू कुछ काम धंधा कर ले, तेरे से कुछ भी नहीं हो। मतलब उसके माइंड में एक साइकोलॉजी बिठा दी गई कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, कोई नौकरी नहीं, तेरे को कौन देगा, ये वगैरह। मतलब उत्साहित करने के स्थान पर उसको हॉपलेस किया गया, उसको निराश किया गया। तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के लोग जैसे उसकी पढ़ाई के पक्ष में नहीं है। बात घूम फिर कर जिस ओर से उठती इसी मुद्दे पर खत्म हो जाती। हजारों लाखों बीए एमए मारे मारे बेकार गिर रहे हैं। मतलब यही कहते हैं कि बहुत सारे लोगों ने बीए किया, उन्होंने क्या उखाड़ दिया जो तू करेगा, कोई क्या करेगा बीए मत। हजारों लोग एमए कर, अरे तो सब लोग ऐसे थोड़े होते हैं कि इसका मतलब पढ़ना भी छोड़ दो। ऐसी पढ़ाई से तो अच्छा तो आदमी कोई हाथ का काम सीख ले। रमेश ने अपने किसी परिचित के प्रभाव से उसे तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। ये होता है ना आईटीआई वगैरह करवाते ना, तकनीकी ऐसे काम स्कूल में भर्ती करा दिया। मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया। वह पहले की तरह स्कूल और घरेलू कामकाज में व्यस्त रहता, ताकि उनको क्या घर का काम होता रहे। धीरे धीरे 1.5-2 वर्ष का यह समय भी बीत गया और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों में चक्कर लगाने लगा। अब वो मजदूरी, उसको बोला जा आप मजदूरी ढूंढ। क्यों? क्योंकि उसका जो एक शिक्षा का जिस समय वो कुछ हासिल कर सकता था, जिस समय वो आगे बढ़ सकता था, उस समय को उसको क्या कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। तो ये चीज भी एक समझाई गई है यहाँ पर कि ये जो ऐसे चहेते होते हैं ना, चहेते, इससे माता पिता को हमेशा बच करके रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मोहन जैसे मेधावी बच्चे को भी क्या बनाते हैं, मजदूर। मोहन जैसे मेधावी बच्चे को भी मजदूर बना करके छोड़ देते। क्यों? क्योंकि ये नहीं चाहते कि कोई दूसरा भी पढ़ करके उन्हीं के गांव का बराबरी पे आए, इसीलिए। और दूसरा ये लोग इतने स्वार्थ होते हैं, सारा काम अगर उन्हें मुफ्त में मिल रहा होता है तो ये दूसरों से करवाने में भी परहेज नहीं करते। वही मोहन के साथ हुआ। तो कहाँ वो अफसर बनने की भविष्यवाणी जिसके ऊपर बच्चे के ऊपर की, कहाँ वो स्कूल का मेधावी छात्र, कहाँ वो शिक्षकों का प्यारा दुलारा छात्र। शहर के अंदर आकर के पूरी तरह से वो क्या हो जाता है, और उसकी जो मूल पहचान है वो मूल पहचान क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। और फिर उसको मजबूर किया जाता है कारखानों की और फैक्ट्रियों के काम ढूंढने के लिए, तकनीकी काम के लिए।
इसीलिए इसमें एक संदेश यह भी है कि अपने बच्चों का भविष्य माता पिता देखने से पहले ये देखे कि जहां बच्चा पढ़ रहा है वहां की परिस्थिति कैसी है, खुद को चलकर भी देखना चाहिए, किसी के भरोसे कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो यहाँ एक ये भी है और दूसरा एक सबक भी है कि जो चल करके अपनी मदद करने की सहानुभूति दिखाने का प्रयास कर रहा है उसको कभी कभी परख लेना भी चाहिए, क्योंकि अपने स्वार्थ और अपनी सुविधाओं के आकांक्षा के अंदर ही कोई सहायता करता है, यानी उसको कुछ तो उससे फायदा होगा तभी करेगा, अन्यथा कोई भी इस प्रकार से सहायता करना या ऐसा खर्चा उठाने का बात है वो नहीं करता है। ठीक है, तो अगला कल करेंगे। अब इसके अंदर से अगर किसी को समझ में नहीं आया तो पूछिएगा।